सो प्लीज़ डू हरी अप जॉइन द सेशन। और डेली की तरह आज मॉर्निंग में आपसे 6 बजे मुलाकात हो रही है, जहां पर हम लोग पीआईबी और जो सांसद टीवी है उसके इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। डेली बेसिस पर ही आपकी क्लास होती है 6 बजे मॉर्निंग को, और 6 बजे मॉर्निंग इसलिए भी होती है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में करंट अफेयर्स, कुछ नई चीज़ें पढ़ना, अपडेट करना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग ज्वाइन कर चुके होंगे और थोड़ा बहुत सेशन को शेयर भी कीजिए। मॉर्निंग का टाइम है तो आई होप कि क्लासेस और ट्रैफिक दोनों सही रहती है ना। ट्रैफिक इसलिए क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आप बोल सकते हैं क्राउड नहीं उस तरह होता है जो अननेसेसरी जो कमेंट आता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और सबसे पहला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम चाहते हैं कि जितने भी करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ रहे हैं ना, डेली बेसिस पर प्रीवियस क्वेश्चन अपने पास रखिए, सिलेबस अपने पास रखिए। ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे आप जाकर देखिए, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि आप डेली अपने पास में सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन को रखिए। ये आपको एक डायरेक्शन देगा, एक दिशा आपको देगा, ताकि आपको जहाँ तक पहुँचना है। नहीं तो पढ़ने का बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ पढ़ने का है। जो लोग 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं ना, वो उनके पास भी एक अच्छा खासा नॉलेज होगा, पैकेज होगा उनके पास में, फिर भी नहीं निकाल नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है ना। तो इसके लिए एक सटीक, एक बोलते हैं डायरेक्शन, एक होनी चाहिए या फिर दिशा होनी चाहिए। और वो दिशा आपको तभी मिलेगी जब आपके पास सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन होगा। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और कल हमने बात की थी खासकर जो अ, नाविक के बारे में। तो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज की सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आप इंडिया यूके रिलेशन के बारे में। कल ये हम डिस्कस नहीं किए थे और लास्ट क्लास हमने ये बीच में छोड़ दिया था। ठीक है। आज इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मतलब हाँ, कह सकते हैं कि अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो आपके लिए फिर ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लेकिन फिर भी एज ए जनरल GS के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर मेंस 1 2 3 4 का जो पेपर है, इवन 4 का पेपर, एथिक्स का पेपर, उसको साइड रखते हैं। लेकिन जो आपका पेपर 2 का पेपर है, GS पेपर 2, IR उसमें एक सेक्शन है। तो IR में ये टॉपिक बेसिकली ये कवर होता है। GS पेपर 2 में ये IR का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है। और IR के टॉपिक में आपको इस बार के 2022 के टाइम में क्वेश्चन जो है ना, ये आपको 4 क्वेश्चन मिले थे। 2 क्वेश्चन आई होप कि आपका 10 मार्क्स का था, और 2 क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का था। टोटल मिला के 50 मार्क्स मार्क्स के थे। 50 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स बहुत होते हैं। 50 मार्क्स अगर आप ऑलमोस्ट मान चलिए आप 25 मार्क्स भी लाते हैं, अटेम्प्ट करते, उसका 50% आता है। यही होता है, ऑलमोस्ट यही होता है कि आप जितना मार्क्स लिखते हैं तो आपका एक अच्छा मार्क्स कितना होता है, 100+। 250 मार्क्स में से आपको एक अच्छा मार्क्स कितना होगा, 100+ एक अच्छा मार्क्स होगा। आप टॉपर से कॉपी को खंगाल सकते हैं कि आपका मार्क्स किस तरह से आया। ठीक है। चलिए तो मुद्दा क्या है बेसिकली इस टॉपिक में। आपने ये तो सुना होगा कि US के जो PM है, अभी नेक्स्ट PM 57th PM जो ना, ये ऋषि सुनाक बन चुके हैं, है ना। ये खबर आप पहले सुने होंगे, हमसे ही पहले सुनेंगे आई होप। लेकिन क्या इतना काफ़ी आपके लिए जानना? और क्या ये चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा ये जा सकता है कि इंडिया और ब्रिटेन या इंडिया और UK की जो रिलेशनशिप में अभी इस टाइम में, इस एरा में, 2022 के टाइम में या फ्यूचर के टाइम में क्या रणनीति हो सकती है। दोनों के अभी नए प्रधानमंत्री बनने के बाद में इंडिया के पास में या UK के पास में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अवसर है नया। तीसरी बात यहाँ पर ये कि दोनों की कंट्री के बीच में जो भी चैलेंजेस है, जो समस्या है या फिर जो भी इश्यूज है ना, इश्यूज अभी बात करेंगे क्या क्या इश्यूज है, ये इशू को कैसे दोनों कंट्री आपस में मिलके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए UK के रिगार्डिंग, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडिया UK रिलेशन में आपको जो भी पॉइंट बताया ना, इसको बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे। ज़्यादा ध्यान कोशिश कीजिए समझने में। कल मेरे पास कुछ कमेंट आए, कल नहीं शायद परसों मेरे पास कुछ कमेंट आए PDF के लिए। आपको लगता है कि इस PDF में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा होगा? आप कुछ सोचिए। कुछ कुछ तो हम पॉइंट लिखते हुए थोड़ा मिला जुला के लिखते हैं, और कुछ कमेंट ये भी आएगा कि सर थोड़ा बहुत आप हिंदी भी यूज़ कीजिए, आप ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करते हैं। हाँ, ये बात सही है, उनका कंसर्न सही है। लेकिन हम तो उनके लिए कह रहे हैं कि आप अगर हिंदी मीडियम से भी हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश उतना करते हैं, थोड़ा बहुत हम करते हैं। वो थोड़ी बहुत जो है ना, वो आपका
जीएस पेपर जो लैंग्वेज पेपर है उसमें काम आएगा। आप बोले से उसमें काम कैसे आएगा? उसमें इस तरीके से काम आएगा कि उसमें उसमें जो भी आपका पेपर होता है ना 3 मार्क्स का, तो 75 मार्क्स के आपके क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं लैंग्वेज पेपर में, इंग्लिश से लिखने पड़ते हैं। आप बोले हिंदी वाले भी लिखेंगे, हाँ हिंदी वाले भी लिखेंगे यहाँ पर, और जो इंग्लिश वाले होते हैं उनके लिए हिंदी होता है। तो जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मेरा हिंदी था, तो हिंदी, अब हमें हिंदी के लिए हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़े क्योंकि हल्का फुल्का हिंदी ऐसे बोल चाल में कर लेते हैं। तो आपको भी थोड़ा बहुत जो इंग्लिश है ना, अगर आपको क्लास मिल जाता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि आपकी पेपर जो लैंग्वेज पेपर है तब तक चेक नहीं होगा जब आप ये पेपर जो जीएस का है, तब तक जब तक आपका जब तक लैंग्वेज पेपर जब आपका क्वालिफाई नहीं होगा। 75 नहीं आए, आगे पेपर वेस्ट, कोई काम का नहीं। ठीक है, ये सब तो आगे होप कि आपको मालूम होना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं कि क्या दोनों के बीच में खटास है क्या मिठास है, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं आगे जो चीज़ें होने वाली। ठीक है, देखिए दोनों कंट्री के बीच बीच में बहुत सारे, पहले हम बात करेंगे क्या क्या अवसर हैं, अवसर बात करेंगे, फिर हम किस तरीके से चलने वाले। ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में क्या अवसर होने वाले, ठीक है, अवसर क्या है ये हम बात करेंगे। इसके बाद दोनों कंट्री के बीच में क्या क्या एक बोल सकते हैं कि महत्व रखते हैं। ठीक है, यानी महत्व किसकी, यानी कि यूके का इंडिया के प्रति और इंडिया का यूके के प्रति, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लिखते रहे। ठीक है, इंडिया, इसके बाद हम यहाँ पर इसको हम समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तो हम टू द पॉइंट लिख रहे हैं लेकिन इसको हम समझाएंगे, और जब समझाएंगे तो उसमें आप कुछ कीवर्ड्स लगे, कीवर्ड्स ओनली कीवर्ड्स उसको लिखेंगे, बस उसको। लेकिन मेन मोटिव समझाने का, ये तो मैकॉले की देन है कि मैकॉले का जब से आया 1854 के टाइम में मैकॉले ड्राफ्ट जो आया था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तब से टीचिंग जो मेथड है ना चेंज हो चुका है। लोग रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, लोग लिखने में लगे हुए हैं। ठीक है, लिखना अच्छा है लेकिन समझने फोकस नहीं कर रहे हैं। लिखना अच्छी बात है लेकिन समझना भी तो चाहिए ना, बिना समझे लिखना वो वेस्ट माना जाता है। और आप समझ गए तो बिल्कुल लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम टू द पॉइंट लेके चलेंगे और बिल्कुल चीज़ों को समझाएंगे कि क्या रिलेशन में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। आपको इस समझाने पर भी में आपको एक कुछ पॉइंट निकाल के नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तभी होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो बस वो हम एक ही, एक होता है स्पून फीडिंग, चम्मच से खिलाने का चीज़ होता है, इंग्लिश बोलते हैं स्पून फीडिंग, यानी कि आप बना बनाया चीज़ आपको परोस दे रहे हैं। यहाँ पर फोकस होकर सुनेंगे तभी आप नोट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महत्व देख लेंगे, फिर हम देख लेंगे दोनों के बीच में क्या समस्या है। ठीक है, या चैलेंजेस बोल सकते हैं, दोनों कंट्री बीच में क्या क्या चैलेंजेस है, या फिर इशू बोलिए क्या क्या इश्यूज है। ठीक है, फिर हम आगे की हम बात कर लेंगे कि आगे की राह क्या होगी। ठीक है, आगे की राह क्या होगी, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि जो भारत की जो विदेश नीति है यूके के प्रति वो क्या होने वाली है ना। तो भारत की विदेश नीति क्या होने वाली है ये हम बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले में, और पहले वाले में बात करते हैं कि अवसर किस किस चीज़ का अवसर है दोनों कंट्री के बीच में। इंडिया यूके के बीच में हम थोड़ा पास्ट चले जाए, भूतकाल चले जाए, 1947 से पहले चले जाए, तो आपको मालूम है कि ब्रिटिश का ही रूल था यहाँ पर, 200 साल यहाँ पर रूल किए। अब 200 साल यहाँ पर ब्रिटेन यहाँ पर रूल किए, इस बीच में आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें आई। इसी बीच में एक आया यहाँ पर जो आज के टाइम में हमारी जो डेमोक्रेसी जो रन कर रही है, बोलते हैं ना कि हमारी जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि पार्लियामेंट ही यहाँ पर सुप्रीम होती है। तो वो सिस्टम कहाँ से आया, तो वो ब्रिटेन से आया। कुछ वो अलग बात है कि कुछ दोनों में डिफरेंसेस अंतर हैं, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर जाएंगे तो बहुत डेप्थ चले जाएंगे उधर। अवसर की हम बात कर रहे हैं, दोनों कंट्री बीच में पहले से रिलेशन है। हाँ, ये अलग बात है कि ये दोनों कंट्री बीच में रिलेशन आज़ादी से पहले खटास वाली थी, है ना। हम लोग चाहते थे वो भाग जाए, वो चाहते थे यहाँ पर रूल करे, तो रिलेशन तो अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी एक कनेक्टिविटी थी, और उस कनेक्टिविटी के कारण हम बोल सकते हैं दोनों कंट्री के आपस में कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है। दोनों कंट्री जो वैश्विक जो समस्या है, वैश्विक समस्या क्या हो सकती है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का जो बोलते हैं वो हो गया, आतंकवाद का समस्या हो गया, फिर आपका जो साइबर के रिगार्डिंग जो क्राइम्स होते हैं, तो साइबर समस्या को सुलझाने के लिए भी जो स्टेप्स होते हैं वो हो गए। यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो जो ग्लोबल इश्यूज है,
चाहे आपका अभी रिसेंट के टाइम आपने देखा हो कि अभी ये जो वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, और इसके कारण जो पेट्रोलियम जो पदार्थ जो बोल सकते हैं, जो पेट्रोल है या फिर जो नेचुरल गैस है, इसके जो प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, हर एक कंट्री में इसका एक इन्फ्लेशन से जोड़ कर देखा जा रहा है कि जो मुद्रास्फीति की समस्या वो भी देखी जा रही है। जो हम लिंक कर रहे हैं, जिस चीज़ों को जहाँ लिंक कर रहे हैं, यहाँ समझने की नीड है, ठीक है। लिखने का तो आपको अभी तक जब तक सीखे हैं, ठीक है, थोड़ा हम अपना मेथड चेंज किए हैं, क्योंकि हम पहले कुछ लिखते थे, ठीक है, आज से कल भी की बात करें, लेकिन आज बिल्कुल बहुत कम लिखे हैं, और वो पॉइंट लिखे जो हमें डिस्कस करनी है, टू द पॉइंट, ठीक है, ताकि आपका नोट्स जब आप बनाए तो अवसर लिखिए और टू द पॉइंट लिखिए बस। और वो मतलब मेरा देखा नहीं, सुन के जब हम बोलते हैं, समझाते हैं, समझने के बाद में आप अपने अपने राइटिंग में, अपने वर्ड में उसको लिखिए, अपने वर्ड में। थोड़ी बहुत कुछ कुछ इंग्लिश भी लिखिए, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड काम आएगा, बहुत काम आएगा। और ये आप अगर नहीं समझ रहे अभी, तो हो सकता है कि आगे आने वाले जब अटेम्प्ट पर जाएगा ना, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, तब समझ में आएगा। तो इससे अच्छा कि अभी समझ लीजिए। इंग्लिश हम चाहते हैं आप हिंदी से दीजिए, लेकिन इंग्लिश को एक बैरियर मत बनाइए, इंग्लिश को आप बाधा मत बनाइए। इंग्लिश आपके लिए एक सीढ़ी काम करे कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आ रहा है तो आगे चल जाएंगे, नहीं तो हम बोली पूरा हिंदी, देखिए पूरा ऑलमोस्ट पूरा हिंदी ही लिखे है ना। चलिए, तो अवसर के मामले में दोनों कंट्री बीच में जो भी वैश्विक जो समस्या है उसके फील्ड में वो काम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि दोनों कंट्री के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, जो स्वतंत्र व्यापार जो नीति बोल सकते हैं, ठीक है, जो समझौता बोल सकते हैं, इसके रिगार्डिंग वो दोनों आपस में वापस मतलब ये सामने आ सकते हैं। इसके बाद दोनों के पास अपॉर्चुनिटी ये भी है कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि यार ये तो जो है ना, ये इंडिया में ओरिजिन के हुए, ठीक है, ओरिजिन इनका इंडिया में हुआ है, बोलते हैं ना भारतीय मूल के है, भारतीय मूल के ऋषि सुनाक। आपको पता है भारतीय मूल के है या नहीं है? इनके जो दादाजी जो थे, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, ठीक है, ये आपकी इसमें ये मसाला वाली चीज़ें हैं जो आपको जानने की नीड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा क्लैरिटी कर देना चाहते हैं। इनके दादाजी यहाँ पर जन्म हुए, ठीक है, वो भी पंजाब वाली साइड में, वेस्टर्न साइड में। और इनके जो पिताजी थे वो केनिया के थे, केनिया में जन्म हुआ। माता जी वही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जन्म हुआ है, दूसरे कोई कंट्री में। तो इनके माता जी दूसरे कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के थे, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाले वो क्लेम करेंगे या फिर इधर से करेंगे। तो हाँ, ऑरिजिन कह सकते हैं, क्योंकि दादाजी ग्रैंड फादर का भी हम लोग काउंट करते हैं इंडियन जो भारतीय मूल के हिसाब से। तो ये मसाला वाली खबरें जो कि आपको जानने की नीड नहीं है, आपके लिए काम की नीड चीज़ें ये है कि दोनों कंट्री बीच में क्या, जो दोनों बीच में जो इश्यूज़ है, जो समस्या है, क्या सुलझ सकती है। आप बोलेंगे सर इश्यूज़ क्या है, ये तो बता दीजिए, फिर हम जानेंगे कि क्या चीज़ें सही हो सकती है। तो अवसर में हम लोग कुछ पॉइंट बात किए, जल्दी से रिपीट कर देते हैं। दोनों कंट्री वैश्विक स्तर पर जो समस्या है उसको लेकर सामने आ सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छी बात पता क्या है कि उनके पास वीटो पावर होगा, वो यूएनएससी का यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये परमानेंट मेंबर है। और अभी ये एक अच्छी बात पता क्या है कि अभी इंडिया के पास में जो प्रेसिडेंसी है, चेयरमैनशिप जो है ना यूएनएससी का, भले नॉन परमानेंट मेंबर है, लेकिन इंडिया के पास अभी है, तो इसका इंडिया यूटिलाइज कर भी रहा है। आपको मालूम है कि रिसेंटली हम लोग डिस्कस भी किए थे कि जो लश्कर तैयबा के बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, इनको ग्लोबल लिस्ट में डाला गया था, लेकिन चाइना ने अपने वीटो पावर यूज कर लिया, ये भी हम लोग बात किए थे। तो यहाँ पर इंडिया चाहेगा दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है इसके लिए आप सामने आ सकते हैं। प्लस यहाँ पर ये भी है कि 5G की जब बात करते हैं तो इंडिया में ये चीज़ लॉन्च हो चुकी है। ये अलग बात है कि हर एक मोबाइल में कंपैटिबिलिटी कम हो गई है, मतलब हर एक मोबाइल में 5G के फंक्शन जो है ना सब में अभी तक नहीं आए हैं, 4G वाले यूज कर रहे हैं। हाँ, अभी जो मोबाइल आ रहे हैं तो वो 5G कंपैटिबल आ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं। तो इंडिया चाहे तो एक यूके को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दे सकता है कि आपके 5G के लिए हम लोग इंडिया तैयार है। हमारी जो PSUs हैं, जो मोबाइल कंपनीज है, जो भी चीज़ें करती है, वो सामने हम लोग मतलब सपोर्ट कर सकती है, इसमें कॉपरेशन कर सकती है, ठीक है, यूके को, ये हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि 5G के बाद एक हम लास्ट बात किए थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो स्वतंत्र व्यापार जो समझौता है, ये भी हो सकता है। तो अवसर तो ये सारे कुछ हमने देख लिए, 3 पॉइंट बताए, 3 पॉइंट आप उसको 2 पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। महत्व क्या है यूके की तरफ से और इंडिया की तरफ से? देखिए, यूके की साइड से महत्व ये है कि यूके को यहाँ पर देखिए, इंडिया में आपको मालूम है डेमोग्राफिक डिविडेंड है यहाँ पे, यानी कि मतलब ये हुआ कि इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, चाइना से थोड़ी सी कम है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2024 तक में, यानी 2 साल के जस्ट बाद में, चाइना को कहीं ना कहीं वो सरपास कर देगा, पीछे छोड़ देगा। तो इंडिया के पास में पॉपुलेशन के एक पावर है,
पॉपुलेशन की पावर है प्लस डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है इसकी एक पावर भी है, और इसका यूटिलाइजेशन जो है ना वो यूके कर सकता है इंडिया के पॉपुलेशन से। एक तो यूके के लिए फ़ायदा इंडिया के लिए है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि यूके के लिए इंडिया का महत्व क्या हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया यहाँ पर अगर हम बात करें डिफेंस के मामले में, सुरक्षा के मामले पे बात करें, तो डिफेंस के मामले में इंडिया जो है ना, आपको मालूम है कि यूके से भी कहीं कहीं आगे हैं। इंडिया के पास में जो फोर्सेस है, आर्मीज है, बीएसएफ है, वो बोल सकते हैं कि फोर्थ है ना, चौथे में आता है। तो कह सकते हैं कि यस, इंडियन जो सिक्योरिटी है, जो डिफेंस है, इसके लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है ना। कभी कुछ इशू हुआ, ऐसे इशू होता रहता है। ठीक है, ब्रेक्जिट जब से अलग हुआ ना, तब से हर एक कंट्री जो है ना उसे एक हीन भाव से देख रहा है कि ब्रेक्जिट अलग क्यों हो गया। ठीक है, इसके पीछे हम लोग कारण नहीं जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये बहुत पहले के इशू है और क्वेश्चन बनते नहीं है। ऐसे बेसिक एक कारण ये था कि ब्रिटेन अपने आप को ही समझता था कि मेरी जो इकोनॉमी है, मेरी जो अर्थव्यवस्था है, बाकी यूरोपियन कंट्री से बेहतर है, अच्छी है, और अपना कंट्रीब्यूशन क्यों दे पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि यूरोपियन के एक पार्लियामेंट भी है, तो सबको एक अपना अपना एक शेयर देना पड़ता है, अपना जो जो इकोनॉमी का एक पार्टिसिपेशन। जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट है, यूरोप में भी वहाँ पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है। ये पहला है एग्जाम्पल जो कि एक रीजनल जो ग्रुप है इसका एक पार्लियामेंट है, और हर एक कंट्री कुछ कुछ एमपी जो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूके के लिए इंपॉर्टेंस है। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है यूके का, है ना। हमारे लिए यूके इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कहाँ के थे, कौन थे, अब क्या होने वाला है। आप अभी सुनते होंगे न्यूज़ में कि ये सरकार कुछ ही दिन चलेगी, 2 साल में फिर नहीं लुढ़क जाएगी, ऐसे वैसे वैसे हो। ये जो आप सुन रहे हैं ना, इस पे जब तक आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप कर रहे हैं उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप ये खबरों में ध्यान ना दें क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके लिए क्या आपने क्वेश्चन देखा है ये, हाँ ठीक है, आप हल्का फुल्का चलता है, लेकिन क्या आप एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप एज इसी तरह में इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए। तो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में बहुत एक बारीकी से डिफरेंस है, एक बहुत पतली डिफरेंस है। तो ये अगर आप डाइवर्ट होते हैं तो फिर एंटरटेनमेंट जो है ना आपको खींच लेगा, फिर यूपीएससी के लिए फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे, ऑलवेज हमेशा के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए यूके जो है ना, इंडिया में जो रीन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि मतलब कौन सी एनर्जी, जो सन से जो एनर्जी लेते हैं, वाटर एनर्जी, हाइडल पावर हो गया, तो ये सब जो एनर्जी ने, इसके रिगार्डिंग यूके ने इंडिया में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, अमाउंट आपके जाने की नहीं है, वैसे 70 बिलियन यूएसडी के आसपास में है। तो ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में करके रखा हुआ है। तो अगर मान चले कि आप किसी को पैसे देते हैं, ठीक है, तो वो जो अगला बंदा है ना, वो भी आपका इंपॉर्टेंस समझेगा, वो भी उसको मालूम हो कि यार ये हमें पैसे दिया है, ठीक है, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो आपके इंपॉर्टेंस को समझेगा। तो इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, वो भी किसमें, तो रीन्यूएबल एनर्जी में। ये किसका पार्ट होगा, तो ये जलवायु परिवर्तन का ही ये पार्ट है, कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग जो फोसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन जो है इसको बोलते हैं, वहाँ से हम लोग जो रीन्यूएबल एनर्जी है वहाँ हम लोग चल रहे हैं, यानी कि जो सन की जो लाइट है, हाइडल पावर है, ठीक है, विंड एनर्जी है, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस फील्ड में यूके ने इंडिया में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है, इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंस है। और इस मामले में यूके का भी इंपॉर्टेंस है कि अब मेरा पैसा वहाँ लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये है, हम इसी की बात करें, ठीक है, महत्व की बात करें। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि दोनों कंट्री के बीच में इंडिया को एक मार्केट मिल जाएगा। इंडिया जो भी आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली हम बात किए थे वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, जो रिपोर्ट आईएमएफ ने रिलीज की थी अभी 2 वीक पहले की बात है, शायद आप भूल चुके होंगे। इसमें इंडिया की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, ये कितना है, ये सबसे टॉप में है, 6.8 है, अभी 2022 का है, और ये कहा जा रहा है कि 6.81% ये 2023 के लिए हो जाएगा। तो इंडिया की जो जीडीपी है सबसे ज़्यादा है। अब प्रोडक्शन जब ज़्यादा है, उत्पादन जब ज़्यादा है, तो कहीं तो मार्केट चाहिए बेचने के लिए, तो यूके एक मार्केट हो सकता है। वैसे पहले से भी यूके मार्केट बना हुआ है, फिशरीज़ के लिए हो गया, फार्मेसी के लिए हो गया, जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन वगैरह, जेनरिक जो सस्ते दवाएं होते हैं उसके लिए, प्लस जो यहाँ से जो फ्रूट्स होते हैं, खासकर आम वगैरह, अल्फांसो आम, ठीक है, तो ये सब भी आम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया ज़्यादा, खास साउथ वाले जो लोग हैं ना, ज़्यादा एक्सपोर्ट वहीं कर देते हैं। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है ना। बाकी इकोनॉमिक के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस है ही, दोनों के बीच में कल्चर रिलेशन भी बोल सकते कहीं कहीं है, इंग्लिश वहाँ भी बोलते हैं, इंग्लिश यहाँ भी बोलते हैं,
बोल सकते हैं जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं, इस मामले में इंपॉर्टेंस है। मतलब छोटे मोटे बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन एक जो मेन मेन मुद्दा है वो तो हम बोल चुके हैं। आगे समस्या क्या हो सकता है, देखिए, एक समस्या तो ये हो सकता है कि जब यहाँ से, अभी आपने कुछ दिन पहले भी कुछ मंथ पहले, कुछ महीने पहले आपने सुना भी होगा कि यहाँ से जब आम वाले सीजन में, गर्मी सीजन में, इसी गर्मी सीजन में जब यहाँ से आम को जब सेंड किया गया, भेजा गया, एक्सपोर्ट किया गया यूके में, ब्रिटेन में, तो उन्होंने ये कहा कि ये फाइटोसैनिटरी का इशू है। ये फाइटोसैनिटरी का इशू क्या होगा, इन्होंने ये कहा कि यार इसमें बड़ा कार्बन केमिकल्स जो है ना यूज किया गया है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह, क्योंकि यहाँ पर खासकर आम को पकाने का तरीका कार्बाइड यूज करते हैं हम लोग, केमिकल यूज करते हैं। तो वो तरीका यूज करने के बाद में वही आम को भेज दिया गया उधर। उन्होंने जो भी दूसरे कंट्री से आता है ना, खासकर फ्रूट्स वगैरह जिसको हम लोग मतलब रॉ ही कंज्यूम करते हैं, कच्चा ही हम लोग खाना पसंद करते हैं, तो उसके लिए हर एक कंट्री, इंडिया भी करता है लेकिन इंडिया में थोड़ा ढीली चीज़ें है थोड़ी सी, तो हर एक कंट्री क्या करता है, थोड़ा सा चेक करता है कितना उसमें केमिकल्स है, कितना कार्बाइड यूज है इसमें। तो यूके वाले भी करते हैं, उन्होंने देखा कि यार कार्बाइड तो अच्छा खासा अमाउंट में है, इतने लोग खाएंगे दूसरे, तो उसे कुछ ना कुछ डिजीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने वापस कर दिया लास्ट में, वो आम को वापस भेज दिया इंडिया में। तो एक तो इंसल्ट हुई हमारी कि किसी कंट्री भेजा गया डिमांड पे और वो वापस भेज दिया, और वो भी कमी निकाल कर कि ये फाइटोसैनिटरी का इशू है, फाइटोसैनिटरी इशू बोलते हैं, ठीक है। आप अगर हिंदी से अगर सुनना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं इसमें केमिकल यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो या रासायनिक बोल सकते हैं पदार्थ का यूज ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कुछ ये एक सबसे बड़ा और सबसे पहला इशू है जो कि इसमें हम लोग देखते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये, आपको मालूम है कि यहाँ से विजय माल्या हो, चाहे आपका नीरज चोकसी हो, या फिर जो भी यहाँ से जो लोन लेते हैं, चुका नहीं पाते और फरार हो जाते हैं, तो उनका एक आशियाना कहाँ पर है, उनका एक सबसे पहला आशियाना आपका यूके, ब्रिटेन ही है। और इस मामले में यूके और इंडिया दोनों के बीच में जो कॉपरेशन है वो कम देखने को मिलता है। इंडिया चाहता है कि आप इस मामले में कॉपरेट करें और विजय माल्या को यहाँ वापस दे दें। अब क्योंकि विजय माल्या से उस यूके को भी प्रॉफिट होता है, उसकी बहुत सारी मतलब जो कंपनीज वहाँ पर भी है, और कंपनी जब वहाँ पर भी है तो प्रॉफिट जब उस कंट्री को हो रहा है, तो वो अपने वो कंट्री क्यों चाहेगा कि इसको वापस दे दे। अपनी प्रॉफिट सबसे पहला पूरे इंटरनेशनल जो कंट्रीज में, वर्ल्ड में सबसे पहला क्या होता है कि आप लोग सब लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना फ़ायदा पहले, फिर दूसरा फ़ायदा दूसरे के बाद में। तो यहाँ भी यूके अपना फ़ायदा देख रहा है, और इसी फ़ायदे में इंडिया को वो एक जो टर्म यूज करते हैं प्रत्यार्पण, एक्स्ट्राडिशन जिसको बोलते हैं, प्रत्यार्पण या फिर एक्स्ट्राडिशन, तो ये इसके लिए यूके का सपोर्ट नहीं मिलता है, यूके कॉपरेट नहीं करता, यूके सहयोग नहीं करता हमारा, ठीक है। चैलेंजेस नंबर 1, नहीं ये दूसरा हो गया क्योंकि हम लोग एक आम का बोल दिए चैलेंज, है ना। अब जब एग्जाम में लिखेंगे ना, सिंपल सिंपल वर्ड लिखिएगा, बहुत ज़्यादा फ्लरी लैंग्वेज नहीं लिखिएगा कि मतलब एग्जामिनर उसे भी हिंदी नहीं आता हो या कुछ दिमाग में, हल्का फुल्का इंग्लिश भी चलेगा। आप रवि सिहा की कॉपी अगर देखे होंगे जो रैंक 18 लाया इस बार, उसकी कॉपी देखिए, कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक बेहतर तरीका ये होता है, क्योंकि जो लोग निकाल चुके हैं उसकी कॉपी से सीखना बेस्ट होगा, ना कि आप अपने तरीके से लिखे जा रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर आपके दिमाग जब ये चलेगा ना कि वैकेंसी बहुत कम है, लाखों लोग इसमें फेल करेंगे, चल लाखों लोग छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स का तो चलिए आप निकाल भी लेते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आप बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं और हमारी टीम जो पूरी है ना वो मेहनत भी करती है। मेंस के लिए हमारी टीम मेहनत कर रही है, लेकिन आपकी साइड से अगर मेहनत नहीं हुआ, आपके साइड से जो हम जो चीज़ बोलते हैं समझाने के लिए वो नहीं समझे, तो हो सकता है आगे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। स्मार्ट अप्रोच यही है कि आपको थोड़े बहुत, जैसे आप कहीं, कल भी एक चीज़ बता रहे थे जब हम एरिस के बारे में, ऑल इंडिया ऑल ये आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो आप इतना जो लंबा चौड़ा जो नाम है इसका एरिस कर दीजिए। ये स्मार्ट अप्रोच है, वो बंदा समझ जाएगा, जो कॉपी चेक करे वो समझ जाएगा कि यार ये वही लिखा है, ठीक है। चलिए, तो इश्यूज़ के बारे में दो हम बात कर चुके हैं, एक लास्ट इशू बताएंगे। कभी कभी ना यूके जो है ना पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को फंड प्रोवाइड करता है, और पाकिस्तान को फंड प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, ये इंडिया के हित में नहीं होता है, ये भी होता है समस्या। तो 3 समस्या इसमें इसे हम बात कर चुके हैं। पहली हम रिपीट कर देते हैं, पाकिस्तान सपोर्ट वो समस्या। दूसरा फाइटोसैनिटरी, जो कि आम में जो रासायनिक जो केमिकल्स यूज होते हैं वो हो गया। थर्ड में एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यार्पण का जो समस्या है वो। ये 3 समस्या मुख्य समस्या दोनों कंट्री बीच में। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपसे ऐसा नहीं कि सिर्फ समस्या ही बता दो, ऐसे नहीं पूछा जाता है। आपको जब लिखना होगा ना
तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आप सेंटेंस बनाए जा रहे हैं पैराग्राफ फॉर्म में, आपको टू द पॉइंट चलना पड़ेगा। टू द पॉइंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट वहाँ ऐड करने पड़ेंगे। कम स्पेस, कम टाइम, आप सेंटेंस बनाते रहेंगे। इज एम आर किया जा रहा है, वो आ रही है, जा रही है, ये सब लिखने को वहाँ टाइम नहीं होता है। आप अभी तक उस लेवल तक पहुँचे नहीं है, मेंस का एग्जाम दिए नहीं, इसलिए आपको लगता है कि ये पूरा जड़ से एकदम परफेक्ट बन जाना है। ये नहीं होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा बाकी चीज़ों में, ठीक है। क्या हो सकता है दोनों के बीच में, आगे की राह क्या होगा? आगे की राह की हम बात करें या भारत की विदेश नीति की बात करें यूके के लिए, ठीक है, टुवार्ड्स यूके, तो ये हो सकता है कि दोनों कंट्री जो है ना, सबसे पहले जो भी इश्यूज यहाँ पर अभी हम जो बात की है वो इश्यूज के रिगार्डिंग पहले पहले काम वो करें, एक एक करके काम करें। और एक अच्छा तरीका पता क्या होता है, पूरे इंटरनेशनल जो मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में एक बेस्ट तरीका होता है कि अगर दोनों कंट्री के बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो दोनों कंट्री जो ना आर्थिक रूप से वो जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको और मजबूत कर ले, है ना। यानी कि दोनों कंट्री में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट ही हो रहा है, इंपोर्ट भी होना चाहिए, दोनों कंट्री पर ये ठीक कर लो। इसके बाद क्या होगा कि लोग डिपेंड हो जाएंगे। इंडिया जो है वो यूके का सामान कंज्यूम करेगा, यूके इंडिया का सामान कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इससे क्या डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा, निर्भरता जिसको बोल सकते हैं। और ये डिपेंडेंसी जब बढ़ेगा तो उसके बाद आप लोग डील कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं पहला पॉइंट में, कि दोनों के बीच में व्यापार जो कनेक्ट एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, प्रमोट करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है, दोनों कंट्री आप सबसे पहले एक दूसरे को पहचाने, रिकग्नाइज करें दोनों की इंपॉर्टेंस को। चलिए वो इंडिया भी उनको माने कि उनके पास ही पावर है, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, तो इस मामले में उसको भी पावर को माने। और यूके भी हमारा पावर को माने कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर में है, ये भी माने। तो ये बीच का रास्ता होगा, और हर एक क्वेश्चन में आपको एक आगे की राह जो है ना लिखना पड़ता है। अब भले ही 4 से 5 पॉइंट लिखे, लिखना पड़ेगा एनी हाउ। अगर आप क्वेश्चन देखे तो, नहीं देखे फिर तो वो अलग बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट जो कि आगे की राह के बारे में बात कर चुके हैं। और दोनों क्योंकि कहीं ना कहीं बोल सकते सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, पॉलिटिकली भी बोल सकते हैं, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ समानताएं हैं। और इस समानता को, इसके लिए दोनों कंट्री बोल सकते हैं कि एक एक पहले पास्ट भी रहा है, एक इतिहास भी रहा है। तो दोनों कंट्री आपस में कहीं कहीं आपस में एक कॉपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा एक आर्टिकल इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं और कुषाण कॉइन के बारे में। कुषाण कॉइन क्यों भी इस मुद्दे पे है। कुषाण के बारे में आपने सुना होगा, कुषाण के बारे में, कि कुषाण जो है बेसिकली ये जो डायनेस्टी है, ये जो एम्पायर है, इस टाइम में बेसिकली ये 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी के बीच में ये कुषाण आपका जो एम्पायर था, उसमें कुछ फेमस आपके जो एम्पायर रह चुके हैं, जैसे कि कनिष्क हो गए, ठीक है, वीम कटफिसिस हो गए, ठीक है। ये सब कुछ कुछ जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी खबरों में क्यों है? अभी खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही फिलहाल में कुछ कॉइन्स मिले, कुछ सिक्के मिले हैं, और वो सिक्के कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कुषाण के टाइम के होंगे, कुषाण के उसमें। क्योंकि कुषाण, अब ये कैसे पता लगाएगा, क्या क्या हुआ है, इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ ये हुआ इसमें कि सिक्के तो मिले हैं, और जो सिक्के मिले हैं ना, वो आप बोल सकते हैं कि उसमें जो देवी देवता है, जो देवी और देवता, इनकी तस्वीर यहाँ पर मिले हैं। जो सिक्के हैं उनके उनमें देवी देवता की तस्वीर है। तो ये चीज़ें मिली है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ये तो हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा हम पहले बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में, कि कुषाण डायनेस्टी के बारे में या कुषाण एम्पायर के बारे में क्या आप लोग को थोड़ा और जानने की नीड है। हिस्ट्री पार्ट है, आई होप कि आप हिस्ट्री में इसको और अच्छे से पढ़े होंगे। लेकिन क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आ चुका है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि आपको थोड़ा बहुत जो स्टेटिक का पार्ट है थोड़ा बहुत वो देना। पूरा नहीं देंगे नहीं तो पूरा हिस्ट्री फिर हो जाएगा, हिस्ट्री क्लास में होगा। तो हम नहीं चाहते ये पूरा हिस्ट्री क्लास हो। करंट अफेयर्स यानी करंट अफेयर्स, उसमें करंट के पोर्शन और स्टेटिक के पोर्शन दोनों का बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर देवी देवता के बारे में यहाँ पर इस जो सिक्के में बताया गया। दूसरी बात यहाँ पर ये है, अच्छा ये किस पेपर में यहाँ पर आएगा, तो ये पेपर की हम बात करें तो ये आपका जीएस पेपर, ये आपका 1 में आएगा। ये उसमें भी किस में, हिस्ट्री का पार्ट है, इतिहास का पार्ट है, उसमें भी ये किसका पार्ट है, तो आपका हिस्ट्री में एंशिएंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन जो इतिहास बोलते हैं, देवी देवता किस में इमेज है। अब जो यहाँ पर जो एक किंग हुए हैं जो, ठीक है, बोल सकते हैं जो विम किडफिसिस नाम है, ठीक है, विम कटफिसिस, विम
कडफिसेस, ये नाम जो है ना, अगर आप सुने होंगे, ये वही नाम है जो कि इंडिया में हम बोल रहे हैं, भारत में सबसे पहला गोल्ड का सिक्का यानी सोने का सिक्का इशू करने वाला यही पर्सन थे। और वो कुषाण जो डायनेस्टी उससे बिलोंग करते थे। फर्स्ट जो है ना गोल्ड का जो सिक्का, सोने का सिक्का जो है ना, इन्होंने ही रिलीज किया था। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पहले जो सिक्कों में जो देवी देवता जो है ना, उसमें से सबसे पहले जो लक्ष्मी का जो इमेज है, देवी देवता में लक्ष्मी का जो इमेज है, लक्ष्मी का इमेज सबसे पहले आया था, गॉड गॉडेस की बात करता हूँ। तो ये थोड़ा लिंक भी हो जाए कहाँ से, अभी कल भी हम लोग बात किए थे सिक्के के लोग करेंसी को लेकर, करेंसी में कौन यहाँ पर जो होता है, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको भी यहाँ लिंक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिंक नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा लिंक करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि सब कुछ खिचड़ी हो जाए, है ना। तो यहाँ ये बेसिकली इतिहास का थोड़ा पार्ट है, सिक्का का बात है, एंसेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो है ना गोल्ड सिक्का जो है ना, इन्होंने रिलीज किया। और ये कहा जाता है कि जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी की जो इमेज है, इमेज सबसे पहली बार गॉड में या गॉडेस बोल सकते हैं, सबसे फर्स्ट टाइम इसे बोल सकते हैं कि उसमें प्रिंट किया गया, है ना, सिक्के में। इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई लक्ष्मी जी की, फिर आपका जो शिव जी का बहुत सारा जो देवी देवता का इमेज इसमें डाला, मतलब फिर इमेज ये यूज हुआ, ठीक है। अभी जो इमेज मिला है ना, अभी जो इमेज मिला है वो आपके कुषाण के किंग का मिला है। तो एक चीज़ आपको यहाँ से मालूम चल रहा है कि कुषाण के टाइम में, कुषाण जो है ना, कुषाण के टाइम में दो चीज़ें, यहाँ पर देवी देवता प्लस यहाँ पर राजा के भी जो इमेज है वो हुआ करते थे। क्योंकि प्रीलिम्स आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। आपने अगर देखा हो प्रीवियस क्वेश्चन, तो नहीं देखा हो कोई दिक्कत है, हम आपको बता रहे हैं। आपसे एक स्टेटमेंट ये पूछ देगा कि कुषाण, क्योंकि अभी नीच में, तो जब नीच में होता है तो उसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस से। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये पूछा जाएगा कि ओनली देवी देवता की इमेज मिले हैं, या फिर एक ये चीज़ है लक्ष्मी की इमेज सबसे पहले यहीं पर गोल्ड की सबसे पहले इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें राजा की मिलता है। और राजा के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐसा नहीं कि मैं इसकी जो इमेज यहाँ पर है ना, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक बड़ा सा हेलमेट, ठीक है, मूछ, एक हट्टी कट्टी बॉडी, मतलब तंदुरुस्त बॉडी, ठीक है, मतलब शूज वगैरह पहना हुए, ठीक है, पूरा मतलब ड्रेसअप किए हुए, इस तरीके से इमेज को दिखाया गया यहाँ पर, जो राजा की यहाँ पे इमेज है कुषाण के टाइम में, कुषाण की बात करें, ठीक है। तो ये थोड़ा बोल सकते हैं कुषाण के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं। कुषाण बेसिकली हम ये बोलते हैं कि ये यूजी जो है ना, जो कॉन्फेडरेशन है वहाँ से बिलोंग करते थे, यानी यूजी समुदाय के जो लोग थे वो बेसिकली वो आपके जो क्या बोलते हैं यूरेशियन जो पार्ट होता है वहाँ से ये इधर आए थे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में और एक राजा हुए कनिष्क, ठीक है, एक राजा और हुए जिनका नाम है कनिष्क। तो कनिष्क जो है ना, इनकी पॉपुलैरिटी थी, इन्होंने भी अपने टाइम में सोने के सिक्के और कॉपर के भी सिक्के रिलीज किए, जारी किए। तो यहाँ पर सोने के भी सिक्के और कॉपर के सिक्के हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ रहे थे कि सोने के सिक्के कौन से जो एम्पायर हैं जो बहुत ज़्यादा, एक मैक्सिमम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो सिक्के रिलीज किए हैं, ठीक है, जो गोल्डन टाइम बोलते हैं, वो युग गोल्डन का युग होता है, कौन सा है, तो गुप्ता है ना। गुप्ता के टाइम में भी चीज़ें रिलीज हुई है, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई सोने के सिक्के, ठीक है। और अभी किसकी इमेज मिली है, राजा अभी मिली है आपकी देवी देवता का। पहले हमारे पास कौन सा इमेज था, तो पहले से किंग का इमेज था, तो देवी देवता की इमेज यहाँ पहले मिला, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी मालूम चल रहा है कि लेकिन लक्ष्मी जी का भी इन्हीं के टाइम में है। तो कनिष्क के टाइम में हम ये कहना चाह रहे थे कि कनिष्क के टाइम में जो उस टाइम में गोल्ड कॉइन इशू की जाते थे उन्हें हम लोग कहते थे दिनार या क्वार्टर दिनार। इसके टाइम में जो सिक्के रिलीज होते थे उसे कहते थे हम लोग दिनार या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्वार्टर दिनार, ठीक है। तो ये हो गया कुछ पॉइंट। इसके बाद कुछ पॉइंट और बताना चाहते हैं। जैसे इंडिया में हम बात करें सिक्कों की बात करें, तो इंडिया में सिक्कों की जब बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी जैसे एम्पायर आए हैं, ठीक है, गुप्ता हो गया, फिर विजयनगर हो गया। तो गुप्ता के बारे में आपको मालूम है कि वो गोल्डन युग कहते हैं हम लोग। विजयनगर एम्पायर भी बहुत ज़्यादा फेमस था खासकर सिक्कों के मामले में। वहाँ पर भी जो सिक्के होते थे उसमें भी देवी देवता की इमेज होते थे, जैसे कि शिव पार्वती हो गया, ब्रह्मा सरस्वती हो गया, फिर आपका गणेश लक्ष्मी हो गया। ये विजयनगर एम्पायर में जो हरिहर का जो टाइम था, हरिहर का टाइम, ठीक है,
आई थिंक 77 से लेकर 1404 तक में। तो इस टाइम में वो चीज़ें रिलीज की जाती थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है तो उसके टाइम में भी मैसूर जो था, मैसूर आज के टाइम में आप भी मैसूर है, तो मैसूर में भी वहाँ पर सिक्के रिलीज किए जाते थे, ठीक है, लेकिन बहुत कम। लेकिन ये हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया में जो सिक्कों का जो इवोल्यूशन है, जिस तरीके से सिक्के निकल के आए हैं, तो उसमें सोने के सिक्के इस टाइम में से थे। गुप्ता जो पीरियड है वो आपका पीरियड आते आते उसको बोला ये गया कि ये आपका गोल्डन युग है। क्यों? सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा इसमें पाए गए, रिलीज किए जाते थे, ठीक है। फिर ये चीज़ें आगे भी चलती है। विजयनगर एम्पायर साउथ को भी देख चुके हैं, वहाँ भी रिलीज किए गए हैं, ठीक है, जारी किए गए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तक भी हुआ है। अब ये थोड़ा सा सिक्के जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सिक्के हम लोग इसको एज ए मनी के फॉर्म में यूज़ नहीं करते, करेंसी यूज़ नहीं करते हैं। सिक्के ये जो गोल्डन जो कॉइन होते हैं ना, गोल्डन कॉइन, ये आज के टाइम में एज ए प्रीसियस मेटल यूज करते हैं, कि ये बहुत एक मूल्यवान कोई जो वस्तु है वो है, और इसका एक करेंसी के कंपेयर में इसका मूल्य लगाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में ये सिक्का हुआ करता था, है ना। आज के टाइम में भी सिक्का है। कॉइनेज एक्ट 2011 ये एक अधिनियम है, कॉइनेज अधिनियम 2011। इसके अकॉर्डिंग जो कॉइन को इशू करने का जो पावर है ना, मेन पावर किसके पास में है, ये हम शायद कल ही बताए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये आपका केंद्र सरकार पास में है ना। करेंसी के रिगार्डिंग किसके पास में है, तो ये जो रिजर्व बैंक है वो इशू करता है। लेकिन यहाँ पर करेंसी जो है 4 जगह आपका बनता है। जो 4 जगह जो बनते हैं ना, वो एक तो नासिक जो और देवास में है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेती है। बाकी और जो 2 जगह है, तो वो 2 जगह के लिए जो आरबीआई है, यानी 2 जगह और आपके मैसूर और सलबोनी हो गया, इसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, वो रिलीज़ करती है, मतलब वो बेसिकली देखती है प्रशासन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट। अब थोड़ा सा कुछ और इसमें डेटा हम बात कर लेते हैं इसी में, ठीक है, कि कुषाण के बारे में थोड़ी सी कुछ पॉइंट, क्योंकि कुषाण चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। तो एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि कुषाण के टाइम में कनिष्क जो कि एक फेमस, एक पॉपुलर एक किंग हुआ करता था, और वो फेमस और वो पॉपुलर जो किंग है, और वो बेसिकली आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, वो बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करते थे, बुद्धिज्म को मानते थे, उनका प्रचार प्रसार किए। तो कनिष्क के बारे में एक चीज़ दिमाग में आती है कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म या फिर बुद्धिज्म, इसको प्रमोट ये करते थे। ऐसा नहीं कि इसी को प्रमोट किए। जो कनिष्क जो आपका जो कुषाण जो डायनेस्टी है, कुषाण जो पीरियड है, कुषाण पीरियड में बुद्धिज्म के अलावा हिंदुज्म को भी प्रमोट किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके फिल्म्स में कि कुषाण जो डायनेस्टी था, एम्पायर था, उसमें ओनली बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया, तो ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रमोट किया गया इसको सुनिए। बुद्धिज्म हो गए, हिंदुज्म हो गया, फिर ग्रीक के जो देवी देवता है उनकी भी इमेज इनके कॉइन में रहा करती थी। आप खुद सोचिए कि जब उनकी इमेज इनके कॉइन में रहा करती थी, मतलब इनके सिक्के में, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू था, एक इंपॉर्टेंस था, एक महत्व था, बोल सकते हैं। ग्रीक का, रोमन का, ईरान का, इनके जो यहाँ के जो देवी देवता जो थे, डीटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश से, उनकी भी इमेज यहाँ पर कुषाण के सिक्कों में देखा गया है। तो इनके सिक्कों में ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू देवता है या बुद्धिज्म का ही मतलब इमेजेस है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा भी दूसरे जो सिविलाइजेशन जो थे, एम्पायर जो थे, वो वहाँ के भी सिक्कों के, वहाँ के जो देवी देवता है उनकी इमेज भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये रहा कुछ पॉइंट जो कनिष्क के बारे में जो आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। आप पूछेंगे सर ये बताइए कि इसके और मतलब क्या मेंस में इंपॉर्टेंस है। ये तो प्रीलिम्स के लिए आपने बता दिया, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आप कुछ कुछ पॉइंट मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ फोल्डर पॉइंट है, जो फोल्डर पॉइंट की तरह, है ना। अगर एक क्वेश्चन आता है आपका आर्ट एंड कल्चर से, एक क्वेश्चन, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है, वैसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना संगमेश से आ गया, ठीक है, या फिर बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ गया, जैनिज्म से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मेंस में। लेकिन प्रीलिम्स का कोई ठिकाना नहीं है, प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इंडस वैली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइट से लेकर अभी 2-3 साल से साइट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर वैदिक से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आपका जो और जो साइट से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इससे क्वेश्चन कुछ हम क्रिएट कर दें कि कॉइन की इंपॉर्टेंस, लेकिन ये यूपीएससी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, कॉइन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आना ये इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। एक क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में आ गया तो बहुत मुश्किल है, और उसके लिए इनफ कंटेंट आपके पास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है ना, ये आपका द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, यानी कि भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022। अभी हाल ही फिलहाल में जो केंद्र सरकार है, इन्होंने एक विधेयक, बिल हम बोल सकते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने पास नहीं किया, अभी इन्होंने रखा सामने।
जब बिल बोलते हैं ना, बिल यानी बिल मतलब चीज़ें पार्लियामेंट में अभी आई हैं। अधिनियम बनने में उसे टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि अधिनियम बनने के लिए उसे पार्लियामेंट से यानी कि लोकसभा से और राज्यसभा से और फाइनली फिर जो राष्ट्रपति है उससे कंसेंट लेना पड़ेगा। इसके बाद ही यहाँ आगे चीज़ें विधेयक बनती है, सॉरी अधिनियम बनता है। तो ये अभी इसलिए है न्यूज़ में 30 अक्टूबर, यानी कि आज कौन सा डेट हो गया, डेट तो आज जब ये क्लास चली तो हो सकता है कि आपका नवंबर का टाइम होगा। तो ये 30 अक्टूबर को ये आपका चीज़ें ये न्यूज़ में था। और देखिए ये जो बिल है ना, बेसिकली आपको जानना क्या है, कुछ चीज़ें पॉइंट। अभी ये बिल है, ठीक है, यहाँ से प्रीलिम्स क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। क्यों? क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन उठना चाहिए क्यों, ये बिल क्यों आया, है ना, ये बिल क्यों आया। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ठीक है आ तो गया, आप ये बता दो कि आ, कुछ तो कमी रही होगी, क्योंकि पहले भी आपका बिल है टेली कम्युनिकेशन यानी कि जो दूरसंचार जो अधिनियम है ये पहले से भी है। तो उसमें फिर से बिल क्यों लाने की नीड पड़ी है, यानी कुछ कमी होगा, हाँ कमी होगा। तो वो कमी हम जाने यहाँ पर, तो यहाँ पर या फिर ऐसे लिखते हैं ना, इसमें नया क्या है, इसकी नई बातें जान लेते, ठीक है, यानी कि इसमें नया क्या है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर ये जानेंगे कि ठीक है, अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया तो मेन जो नया क्या है ये तो हम इसके फीचर्स जान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि ठीक है नया होने के बाद में भी क्या कुछ कमी रह गई, क्या कुछ इसमें समस्या रह गया, तो इसमें समस्या हम देख लेंगे। इसके बाद हम ये देख लेंगे कि ठीक है कुछ समस्या भी मिल जाता है, तो समस्या के निवारण के लिए आगे की हम लोग राह क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पर आगे की राह जो है ना, यानी कि आगे की जो राह है वो क्या होगी, ठीक है। ये चार चीज़ें हमें देखनी है। आपके जब आप मेंस पढ़ते हैं ना, मेंस के लिए, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए, सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें से काम नहीं चलता है। फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे हम कुछ कुछ बोल देंगे, कुछ क्या हम अच्छा खासा बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो आपका विधेयक जो अभी 2022 को अभी रिसेंटली जो लाया गया है, ये अगर आपके दिमाग में ये चीज़ होगी, ट्राई ट्राई क्या होता है, टेली कम्युनिकेशन आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो ट्राई है ना, ट्राई जो है ना पहले से देखती है दूरसंचार के लिए जो अधिनियम है वो आपका ट्राई का है, यानी कि दूरसंचार विनियमन बोल सकते हैं जिसको रेगुलेशन बोलते हैं, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ट्राई के बारे में पहले से चीज़ें थोड़ी सी कुछ बोला जा रहा है कि अब हो सकता है क्वेश्चन यहाँ में इनसे पूछा जा सकता है, ट्राई में क्या ऐसी कमी रही कि जो आगे इस बिल को लाना पड़ा। तो पहले हम ये बात करते हैं ना कि ये जो बिल लाया गया ना, इसकी नीड क्यों है, और क्यों जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, है ना। और बैक जाने के लिए हमें ट्राई को लेना पड़ेगा। तो ट्राई में बेसिकली कुछ कमियां थी। ये कमी क्या थी, ये कमी यहाँ पर ये थी, ये कमी यहाँ पर ये थी कि ट्राई के जो चेयरमैन होते हैं, ट्राई के जो चेयरमैन होते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो गवर्नमेंट के साइड में, गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने आप से डिसीजन लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार के बंदे नहीं होते हैं, बेसिकली ये सरकार की पार्टी, सरकार की जो उनकी जो कैबिनेट है वहाँ से, या उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए या एडिशनल सेक्रेटरी हो गए, वहाँ से लोग नहीं जाते हैं। और इसलिए नहीं जाते क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब वहाँ पर जाने के लिए इस पोस्ट में, यानी ट्राई को लीड करने, ट्राई का जो हेड है, ठीक है, उसको हेड करने के लिए जो पोस्ट होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए या तो सेक्रेटरी का या फिर एडिशनल सेक्रेटरी का। ये भी एक आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। तो ये एक कंडीशन था, अगर ये नहीं है तो फिर होगा नहीं। तो अब इसमें एक दिक्कत था कि एक कंडीशन ये है कि सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ही होंगे। अब ये चीज़ दिक्कत हो गई यहाँ पर, सरकार को यहाँ पे ये लगा कि कुछ कुछ कमियों को निकाला जाए और कुछ अच्छी अच्छी बातों को बोला जाए। हम कमी भी बताएंगे, कमी भी क्या है, ठीक है, और इसकी अच्छाई बताएंगे जो अभी विधेयक अभी लाया गया। अभी के विधेयक में अभी ये देखा जा रहा है कि कमी ठीक हम देख लिए, कुछ और भी चीज़ें होती है, कुछ और भी कमी है, कुछ और भी चीज़ें ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर क्यों लाया गया, क्योंकि ट्राई में कुछ कमी थी, और वो जो कमी थी बेसिकली ये कमी ये ओनली उसमें नहीं था, मतलब कि इसको लीड करने के लिए गवर्नमेंट की साइड से मतलब ये चाहिए, इसमें और भी कमी थी। जैसे एक तो कमी हम ये बोल सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम की जो प्राइसिंग होती है, जब भी कोई भी टेलीकॉम कंपनी होती है, जो मोबाइल नेटवर्क कंपनी, वो स्पेक्ट्रम खरीदती है सरकार से, ठीक है, उसकी नीलामी होती है, कंपनी खरीदती है उसको फिर,
और खरीदने के बाद में फिर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करती है स्पेक्ट्रम के बारे में। और स्पेक्ट्रम आई थिंक क्या हम लोग इसके पहले कुछ इसके आर्टिकल से बात किए होंगे, नहीं भी क्यों, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल्स तो आते रहेंगे, ठीक है, हर एक आर्टिकल्स। करंट अफेयर्स में एक फ़ायदा है, आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम डाइवर्ट नहीं होते हैं, इसमें स्टिक होते हैं। कमी हो एक ये भी चीज़ भी है, स्पेक्ट्रम की जो प्राइसिंग है इसके रिगार्डिंग में इससे पूछना पड़ता है गवर्नमेंट को ना, जो नीलामी के लिए इससे पूछना पड़ता है। यानी कि अल्टीमेट जो पावर है ना, जो अल्टीमेट जो शक्ति किसी पास में, इसके पास होती है। तो सरकार, हम ये कह सकते हैं कि सरकार इसकी जो शक्ति है, शक्ति को कम करने के लिए विधेयक लाया गया, जैसे कुछ नियम्स हैं, हाँ ये कह सकते हैं। तो इसको, इसकी जो शक्ति है ना, शक्ति को कम करने के लिए ये ट्राई को, ये जो आपका विधेयक है, जो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि आपका द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, इसको लाया गया। अब ये जो लाया गया ना, देखिए इतना काफ़ी नहीं है, इसमें आपको और भी चीज़ें थोड़ा जानने की नीड है। क्या, देखिए क्यों में कुछ कमी थी इसलिए ले आया। अब ये इसमें नया है क्या, नया है इसमें कुछ चीज़ें इसमें नई अपडेट की गई है। जैसे कि कुछ पॉइंट तो हमें भी अच्छा लगा, जब हम ये पढ़ रहे थे हमें भी अच्छा लगा। जैसे आपने सुना होगा OTT, ओवर द टॉप। ओवर द टॉप ये क्या होता है, जो आप देखते होंगे अभी इस टाइम में, नेटफ्लिक्स हो गया, फिर अभी आप देखते होंगे कि आपका अमेजोन प्राइम हो गया, हॉट स्टार जो डिज्नी है वो हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, ये OTT है। मोबाइल भी क्या है, मोबाइल का व्हाट्सअप क्या है, व्हाट्सअप बोल रहे हैं, जिसमें आपकी वीडियो फैसिलिटी होती है, ये आपकी OTT में आएगा, ठीक है। तो इसमें अब OTT के रेगुलेशन के लिए कोई प्रॉपर तरीके का कोई कानून नहीं है। ऐसा नहीं कि अब इसे हम लोग जो मूवीज़ होता है, जो भी मूवी रिलीज होती है उसके लिए सेंसरशिप बोर्ड है, ठीक है, इसके लिए कोई कानून नहीं है OTT के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि दूरसंचार में, दूरसंचार अधिनियम में OTT को भी ले आओ। और हमने ये मैगजीन में कहीं ना कहीं डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा मैगजीन में एक शायद कौन सा मंथ का मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने ये डिस्कस किया था दूरसंचार के रिगार्डिंग, और अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत सारे पॉइंट आपको बताए भी थे। तो यहाँ पर ट्राई के रिगार्डिंग जो यहाँ पर चीज़ें इसके अगेंस्ट जो लाया गया है, और सरकार यहाँ पे ये बोली कि ट्राई जो है यहाँ पर ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इससे हम लोग और भी मजबूत करने के लिए हमने ये लाया है। और मजबूत जब बोला गया तो उन्होंने पॉइंट बताया, पहला पॉइंट क्या बताया कि यहाँ पर OTT को अब यहाँ पर दूरसंचार जो सेवा है, OTT को दूरसंचार सेवा के अंडर में लाया जाएगा, या टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में, इसके अंडर में इसको ले लाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये बोला गया कि OTT ठीक है, लेकिन अगला चीज़ ये है कि जो भी ऑपरेटर, जो भी टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर है, जिनकी जो लोग टैक्स प्रॉपर तरीके से दे नहीं पा रहे हैं, या जिनका बहुत बकाया है बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एयरटेल वोडाफोन जो था, उनका बहुत सारा जो गवर्नमेंट को जो टैक्स देना पड़ता है वो बहुत बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि आप अपनी जो कंट्रीब्यूशन है आपने वो दिया नहीं टैक्स, तो ये भी इसमें चीज़ें इशू में था। तो यहाँ पर OTT ने यहाँ, सॉरी, इस विधेयक में ये बोला गया कि वैसे कंपनी जो पहले से बोल सकते कि बर्डन में है, पहले से उनके ऊपर एक बर्डन है टैक्स देने का, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वेविंग ऑफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, माफ़ क्या, टैक्स को, टैक्स को, ये हो गया। देखिए ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसको समझना है, लेकिन अभी जो बताएंगे ना इसके आगे हम जो मेंस के लिए, मेंस के लिए लिखने का रखिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए जो आप नोट्स बनाते हैं ना, उसके लिए नोट्स ठीक है, लेकिन बहुत प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाएगा। नोट्स हमेशा मेंस का ही बनता है। अगर आप लिखते हैं कुछ तो मेंस, आप वो चीज़ लिखिए जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे जो प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ी चीज़ें अलग से अप्रोच करना पड़ता है, मेंस के लिए थोड़ा आपको लिखना पड़ता है, वाई, क्यों, कैसे, बेनिफिट्स, क्या समस्या, समाधान, ये लिखने पड़ते हैं। तो इसको आप नोट्स बनाएंगे, लेकिन ये जो समझा रहे हैं इसको आप नोट्स नहीं बनाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, लेकिन समझेंगे आप यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा समझ जाएंगे कि हाँ टू द पॉइंट लिखें, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट समझने के लिए, ठीक है, ताकि आगे याद आ सके। अब इसे समझ जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और रटे रहेंगे तो भूल जाएंगे। जैसे आप कुछ ही पढ़ते हैं, तो अगर आप कल भूल जा रहे हैं, मतलब रटे हुए हैं। आप सोचिए समझे हुए हैं कोई चीज़, आप मूवी क्या करते, देखते हैं इमेज फॉर्म में, समझते हो मूवी को, और कभी अगर वहाँ कुछ लिखा हुआ आ गया, कुछ लिखा हुआ कुछ कुछ, फिर वही आप कुछ देर भूल जाते हैं। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ ये मूवी है जिसमें, जिसके एक्टर हम हैं, और आप जो है ना, आप दर्शक हैं और आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहले हम बात किए कि क्या क्या इश्यूज इसमें, सॉरी क्या क्या इसमें चीज़ें अपडेट की गई है, नहीं क्या क्या है, ठीक है, माफ़ करना, ठीक है, जो टैक्स है,
OTT को भी अब टेली कम्युनिकेशन सर्विस में ले आना, दूसरा जो सेवा है। थर्ड में इसमें ये बोला गया कि जो आपका जैसे मान चले कि कुछ भी मैसेजेस जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बड़ा जरूरी है, यानी कुछ ऐसे मैसेजेस जिसके कारण हो सकता है कि समाज में कुछ जो इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, या फिर किसी के जो इमोशंस को कहीं कहीं, सेंटिमेंट को कहीं कहीं चोट पहुंचाई हो। इसके लिए यहाँ पर जो ये विधेयक है वो ये भी लिखा है कि अगर कुछ ऐसे मैसेज होते हैं, कुछ प्राइवेट, कुछ किसी से चैटिंग हो रही है, मैसेज हो रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये जो मैसेजेस है ये कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, भाईचारे के लिए ये अच्छा नहीं है, तो यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस, पूरे सब मिला के बोल दे पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी पब्लिक के इंपॉर्टेंस के लिए, तो सरकार यहाँ पर जो मैसेज है उसको इनक्रिप्ट कर सकती है। अब ये इनक्रिप्ट क्या होता है? आपके मैसेज को इनक्रिप्ट मतलब जो बोलते हैं, तो यानी आपका मैसेज होता है इन नॉन इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। तो ये आपका मैसेज को सरकार पढ़ सकती है, ठीक है, व्हाट्सअप के जरिए। अब व्हाट्सअप को OTT में लाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप जो चैट कर रहे हैं, अब वो आप सोचिए कि आपका चैट प्राइवेट नहीं रहेगा, वो पब्लिक होगा। कभी भी गवर्नमेंट को लगा आपका चैट से कि कुछ आप ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि देश की सुरक्षा के अगेंस्ट में, आप सरकार के अगेंस्ट कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सरकार को कुछ गिराने का, तो ये भी आपका चीज़ें रिकॉर्ड होगा और आप सरकार को बोल नहीं सकते, क्योंकि ये OTT जो है ना इसके अंडर में आ जाएगा, और ये बिल्कुल एक कानून के तरीके से होगा, ठीक। तो ये जो कुछ नए बदलाव जो है ना वो अभी किए गए हैं। तीसरी बात तो ये होगी, कुछ बात और हम बताना चाहते हैं इसमें कि समस्या को लेकर, जो कि नीचे हम लिखे हैं, समस्या को लेकर, समस्या यहाँ पर ये बोला गया कि अब कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसमें ट्राई की जो पावर है ना, ट्राई की जो शक्ति है वो कम की जा रही है, यानी इसकी जो शक्ति है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी शक्ति को कम किया जा रहा है, एक ये भी एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है। दूसरी समस्या यहाँ पर ये भी आ रही है कि ठीक है, एक जो क्वेश्चनिंग जो उठ रहा है खासकर बेसिकली, कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो एक होता है ना कि एक आर्बिट्ररी तरीके से, एक मनमाना तरीके से चीज़ों को अपडेट कर रही है, ला रही है। तो गवर्नमेंट कहीं मनमानी कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बोला जाए कि अपने आप से इनकी जो पावर को छीन लेना, ये जब तक ट्राई जो था, ट्राई कहीं ना कहीं जो इनके जो हेड है वो गवर्नमेंट जो पोस्ट होने चाहिए, ठीक है, वो कुछ कुछ सही किए, लेकिन इनकी पावर कम नहीं करना चाहिए। जैसे जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग ये लोग देख सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम की जो नीलामी होती है ना, तो सारा खेल इसी का होता है। गवर्नमेंट बोलते हैं गवर्नमेंट नीलामी कर रही है, तो गवर्नमेंट नीलामी नहीं कर रही, ये नीलामी करती है स्पेक्ट्रम का। तो अब यहाँ पर जो नीलामी जो होगा वो सरकार यहाँ पर करेगी, और सरकार फिर कुछ प्राइवेट हो सकता है कि कुछ प्राइवेट अपने चाहने वाले को फ़ायदा पहुँचाएगी, स्पेक्ट्रम सस्ते में दे देगी, स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है, ये भी आप सुनने को मिलेगा आपको। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ चैलेंजेस और भी है, जैसे कि एक चैलेंज यहाँ पर ये है कि ट्राई में कुछ बदलाव जो किए गए, और ये बदलाव बिना ट्राई के कांटेक्ट यानी संपर्क किए हुए ये आपका बदलाव किया जा रहा है, तो ये भी एक समस्या अपने आप में। तो ये कुछ कुछ समस्या है जो कि अभी देखिए, इसमें ये विधेयक है, अगर ये अधिनियम बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है, तो सोचिए कि आपको फिर इसको और भी डीप से पढ़ाएंगे, डीप नहीं मतलब इसको एक ऐसा पढ़ा देंगे ताकि आपका मेंस लेवल का कंटेंट पूरा हो जाए, ठीक है। मेंस के लिए आपको और कुछ देखना ना पड़े। आगे की राह क्या हो सकती है? हमेशा जब भी हम सोचते हैं कि क्या एक फ्यूचरिस्टिक और आगे भविष्य के लिए क्या हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है, तो आपको यहाँ हमेशा पॉजिटिव और एक ऑप्टिमिस्टिक जो चीज़ें हैं ना वो आपको यहाँ लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ये लिखना चाहेंगे यहाँ पर कि ठीक है, जो एक तो एक अच्छी काम यहाँ पर जो हुई है, जो जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उनका टैक्स माफ़ कर देना। एक पॉइंट ये भी था यहाँ पर जो मेरे लगा मिस कर गए, उनको जो क्रिमिनल मानना, यानी कि जो टैक्स नहीं दिया उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते थे, कि वो एक क्रिमिनल है, उस तरीके से उसको ट्रीट करते थे व्यवहार। तो ये भी चीज़ें अब यहाँ पर नहीं होगी, ये हट गई है, तो ये एक अच्छा स्टेप बोल सकते हैं। क्या हो सकता है कि जब भी आप आगे ग्राफ लिखते हैं तो हमेशा आप लिखें कि आप जो ना संपर्क किसका, तो गवर्नमेंट और आप किसके बीच में, ट्राई के बीच में, ये ट्राई के बीच में और इनके बीच में, ट्राई और इनके बीच में, दोनों के बीच में एक कांटेक्ट, एक कॉपरेशन होना चाहिए, एक सहयोग होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि जब भी आप कुछ बदलाव कर रहे हैं ना, तो ट्राई में ही कर रहे हैं, ट्राई बेसिकली ट्राई रेगुलेट करती है ना, तो अब ट्राई से कम पूछिए तो सही
क्योंकि डिस्कशन और डिबेट से चीज़ें आसान होती हैं। आप कभी ये सुनते हो कि अगर कोई आपके जो फ्रेंड है वो गुस्सा हो गया, लेकिन आप जब बात करते हैं, वही जब बात करता है, तो मैटर सॉल्व हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर एक मनमाने तरीके से अपडेट करती है कुछ चीज़ों को, नया नया कुछ प्रावधान लेके आती है ट्राई के लिए, अब ये प्रावधान कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों लोग आपस में मिल के चीज़ों को बनाते तो और भी अच्छा होता। और ये विधेयक भी है, हो सकता है कि कुछ दिनों में ये अधिनियम बन जाता है। ये ठीक है। तो ये हो सकता है कि सहयोग बोल सकते हैं, संपर्क बोल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है इसी में कि देखिए, जो टेली कम्युनिकेशन है, यानी कि जो दूर संचार है, अभी इस टाइम में हमने कल भी डिस्कस किया था कि नाविक आने वाला है। अब नाविक आएगा तो नाविक के रिगार्डिंग जो कंपैटिबल जो मोबाइल है वो भी तो होने चाहिए। टाइमलाइन जो दिया गया, ठीक है, 1 जनवरी 2023 को दिया गया कि इसके बाद से मोबाइल जो बनेंगे वो आपके अकॉर्डिंग टू आपके जो नाविक बेस्ड जो जीपीएस सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बनेंगे, यानी हर मोबाइल में नाविक होना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अब मोबाइल्स भी हो गए। अब ये जो दूरसंचार जो है, बेसिकली मोबाइल्स का एक बहुत गहरा रिश्ता है इसके साथ में। बिना मोबाइल्स, बिना टेलीविज़न, बिना मीडिया के आपका टेली कम्युनिकेशन ये बेकार है। किसको फिर रेगुलेट करेगा? तो यहाँ पर बेसिकली जो भी स्टेक होल्डर्स की जो बात करते हैं, चाहे आपका मोबाइल कंपनीज हो, मीडिया हो, आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग हो, सबसे सभी स्टेक होल्डर को साथ में रख के जो भी नियम बनाते हैं, जो भी कानून अपडेट करते हैं, अपडेट करने चाहिए। इनके तो करने चाहिए इनके साथ में, बाकी और भी स्टेक होल्डर होने चाहिए। ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। तो अगर हम तीसरी बात यहाँ बात करें, तो तीसरी में यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि जो टेली कम्युनिकेशन है, ये आपके डायनेमिक और मल्टी फेसिटेड ये आपके नेचर के हैं। तो ये भी आपको एक अपडेट मिल जाता है इसमें। तो ये आपका जो आगे की रहा है 3-4 पॉइंट आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 ही टॉपिक रखते हैं, वैसे एक टॉपिक और था तो इसको हम लोग कल कर लेंगे। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म क्यों अभी चर्चे में, ठीक है, अगर आपने चिंतन शिविर आपने सुना होगा तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं इस चीज़ को। ठीक है। और आई होप कि कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे। और आपके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें और भी है, जैसे कि जैसे कि जो सर्वोदय जो बैच है इसके रिगार्डिंग जो आपको कुछ अपडेट देना चाहते हैं अभी के टाइम में। अभी इसमें जो ऑफर आपके लिए जो अवेलेबल है वो 75% का ही ऑफर है। आपको अप्लाई क्या करना पड़ेगा? आई 75, ठीक है, ये आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा। जो ऑलमोस्ट 20,000 के जो आपके प्राइस है ये आपके ऑलमोस्ट 5,000 के हो जाएंगे, 1 रुपीज़ कम। ठीक है। और इसके बारे में आपको पहले ही बोल चुके हैं कि लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डे वाइज स्टडी प्लान, प्रैक्टिस सेशन, जूम डाउट सेशन, ये भी आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। फीचर्स की बात करें तो इसके बाद वही जो आपका जो बैच है, जो सर्वोदय बैच है, इसके रिगार्डिंग जो आपका, अगर आप पर मंथ ईएमआई में लेना चाहते हैं, अगर आप ईएमआई में अवेल करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको 3 मंथ की ईएमआई आपको अवेल की जाती है 3 मंथ के लिए। और 2,000 रुपीज़ पर आपको मंथ देने पड़ेंगे, यानी 6,000 पड़ जाएंगे। 1,000 एक्स्ट्रा जो कि आप पहले से हैं, वन टाइम लेंगे 5,000 ऑलमोस्ट। ठीक है। और इसमें 6,000, वही सेम कूपन कोड, अप्लाई कोड वही सेम चीज़ है। ठीक है। और अभी तक एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए आप प्ले स्टोर पे, वहाँ सर्च कीजिए एग्जामपुर, आपके पास इंटरफेस एक मिलेगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए, नाम को रजिस्टर कीजिए, और वो सारे फीचर्स जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड कर रहा है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे हम बात करें अनलिमिटेड क्विज की बात करें, फ्री प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, और इसको टेस्ट की बात करें, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर पेड कोर्सेज, जॉब सेलेक्ट के बारे में। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ज़रूर आपको रिस्पॉन्स देगी। ठीक है। कभी कभी कॉल नहीं लगता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। ठीक है। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल कुछ कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा दोनों कमेंट मिला के कर सकते हैं। और